इस तरीके से आप और ताहिर भाई काम करते हैं कि जहां कहीं भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होती है, तो लोग तुरंत ही, आप लोग जब जब भी बोला समाज में, आप लोगों ने क्या बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं दावत सुखन दे रहा हूं जमात इस्लामी से तशरीफ लाए मोहतरम जनाब इकबाल मिर्जा साहब को कि वो यहाँ आए और एडवोकेट इकबाल शेख साहब, रिजवान कादरी साहब और तिरमिजी साहब आज निजाम औकाफ के तहत वक़फ़ अमेंडमेंट बिल 2014 पर डिस्कशन के लिए मैं दूंगा और मेरी जो जरूरत हो उसके सिवाय भी तो मैं आपके साथ हूँ। इस कायदे को रोको, क्योंकि अगर आज भी हम नहीं जागे, अभी आईपीसी सीआरपीसी और मैंने ताहिर हकीम साहब 4 रोज पहले एक केस में मैं अपियर हुआ, स्कैम था छोटा सा, और उसमें 111 एक सेक्शन नई लगाई है उन लोगों ने जो पहले नहीं थी, ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें कन्विक्शन लाइफ है। जाग जाओ, वरना आईपीसी और सीआरपीसी में तो चेंज हो गया, अगर वक़फ़ के कायदे में भी चेंज हो गया तो हमारी क्या हालत होगी वो एक दाखिले से मैं बताता हूँ, उसमें लाइफ टाइम कन्विक्शन है। और वो जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो अगर किसी पर लगेगा तो हम पर ही लगेगा, और लाइफ टाइम कन्विक्शन है जिसके अंदर सजा की जोगवाई अगर जन्मटीप है तो हम कितना जेल में रहेंगे, और जब हमको हमारा शिकार करना होगा ये ऑर्गेनाइज क्राइम लगा देंगे। बिल्डअप किया दिल्ली में, तो मैं मानता हूं कि हम भी जो भी हमारी तरफ से कर सकते हैं, जो भी आज यहाँ कानून के बहुत जानकार लोग ताहिर हकीम साहब जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, इकबाल भाई भी खुद बहुत अच्छे तरीके से इसमें रहे वक्त काउंसिल में, तो जो भी हमारे सजेशन है वो हमारे सजेशन हम लोग भी जेपीसी के समक्ष और जो मेंबर्स हैं उनके सामने हम लोग भेजें, जो तंजीमें लड़ रही हैं उनके सामने भी हम हमारी बात को रख करके भेजें। और अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट है 26 है, लोकसभा में 14 है हमारे राज्यसभा, तो उनको भी ये भेजा जाए कि आज यहाँ पर इस तरीके से होगा, क्योंकि जब भी देखा कि जब इकट्ठा होकर के कोई भी बात हुई है तो उसका हमेशा से उसका फायदा मिला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। जो दूसरी भी एक बात हुई, सोहेल भाई ने जो बात की कि भाई हर तरीके से आदमी बिल्कुल निहत्ता अकेला खड़ा रह जाता है मजलूम, उसको कोई मदद करना होता। आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से 2002 के दंगों की लड़ाई को दिशा सेतलवाड़, मुकुल सिन्हा और दूसरे महेश भट्ट वगैरह बहुत सब तंजीमें थी जिन्होंने उस केसों को उस वक्त में लड़ा, वो इतना जबरदस्त गवर्नमेंट पे प्रेशर बना कि 10 पत्थर गिरता था तो 100 पुलिस की गाड़ी जाती थी वहां पे, 100 पुलिस की गाड़ी। और जिस दिन से कुछ लोगों ने काम करने वालों के हौसले को भी तोड़ा, उनके साथ धोखा भी किया, ऐसी पोजीशनों की जो मजलूमों की लड़ाई लड़ते थे उनको खुद को भी बहुत सब केसों का पुलिस की उसका सामना करना। इकबाल शेख एडवोकेट, साबिक मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल। देखिए, जो एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट 2024 रखा है, उसके जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए आज निजाम औकाफ की जानिब से एक प्रोग्राम पूरे गुजरात से डेलीगेट्स को बुला करके रखा है। और हमने आज यहाँ जो अमेंडमेंट्स आए हैं उन अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन किया है, और उस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हमको क्या करना चाहिए और जेपीसी के सामने ये जो अमेंडमेंट्स है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका डिस्कशन हुआ है। हम लोग आइंदा कभी भी एक बड़ा प्रोग्राम और रखने जा रहे हैं जिसमें जेपीसी के मेंबर्स को शायद बुला करके उनके सामने भी हम ये अमेंडमेंट्स के जो वक्फ के खिलाफ है, जो वक्फ कानून को ख़त्म कर देने वाले अमेंडमेंट्स है, उसके लिए हम एक सेमिनार करना चाहते हैं। अभी काफ़ी लोग यहाँ पूरे गुजरात से आए थे, सबने अपने ओपिनियन दिए और सबने जो अमेंडमेंट्स है उसको खारिज करने की बात की है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट है, जैसे कि एक अमेंडमेंट इन्होंने लाए हैं कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसको ख़त्म कर देने की बात है, तो इससे बहुत से जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मसाजिद हैं, कब्रिस्तान है, दरगाह हैं, जिसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं है, 500 साल से 1000 साल से जिसका इस्तेमाल है,
उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अगर सही नहीं है तो वक्फ बाय यूज़र अगर निकाल दिया जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान वक्फ के कानून को होने वाला है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को होने वाला है और मुसलमानों को होने वाला है। और दूसरी बात है, जिस तरह से वक्फ के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिमों को शामिल करके वक्फ के मैनेजमेंट को करने की बात है, तो ये जो हमारा वक्फ का इस्लामी फरीजा है उसमें दखलंदाजी की बात है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो मैं गुजरात टुडे और निज़ाम औकाफ के जानिब से आज रखे गए इस प्रोग्राम में शहर के और पूरे गुजरात के जो जिम्मेवार लोग आज आए थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। एनडीए सरकार ने जिस तरह से 2024 का ये वक़फ़ एक्ट बिल जो लाए हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने पहले से जब ये बिल आया उस वक्त से हमने इसका विरोध किया है कि ये बिल जिस तरह से मुस्लिमों के हक़ को दबाने का और उनके हक उनकी जो मिल्कत को छीनने की इसके अंदर साजिश हो रही है। वक़फ़ का जो ये बिल लाया गया है अभी जेपीसी कमेटी के अंदर है और ये कमेटी के अंदर हमारे सम्मानीय नेता विपक्ष के नेता राहुल जी ने भी विरोध किया और इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम लोगों ने भी इसका विरोध किया है कि ये बिल मुसलमानों के लिए जिस तरह से मुसलमानों की मिल्कतों को छीनने का काम ये बिल के अंदर लाया गया है। तो आज गुजरात टुडे की जानिब से रखे गए इस प्रोग्राम में हमने यही बताया कि जिस तरह से ये बिल जो मुस्लिम प्रॉपर्टी से वक़फ़ की हुई है, चाहे मदरसा हो, कब्रस्तान हो, मस्जिद हो और कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या इदारे हैं, उनको उनके जो वक़फ़ के तहत उनके पास से पावर लेकर कलेक्टर को दिए जाएंगे। ये नए एक्ट के अंदर ये बताया गया है। दूसरा ये एक्ट के अंदर बताया कि नॉन मुस्लिम भी इसके अंदर मेंबर होंगे, उसके अलावा महिलाएं भी अंदर होंगी। महिलाएं आए कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनकी इरादे इनकी नीयत जो एनडीए सरकार की है कि एक तरफ उन्होंने पहले ही रेलवे की जो ज़मीन थी उन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट थे वो प्राइवेट कर दिए, आर्मी के पास जो जगहें थी आर्मी की जगहें थी उन्होंने वो बेच दी। अब उनको ये जगह वक़फ़ की जो प्राइम लोकेशन की जगह है वो उनके ध्यान में आ गई। तो ये बिल इसके लिए लाए कि ये वक़फ़ की प्राइम लोकेशन की जो करोड़ों अब्जों रुपए की जगह है उसके ऊपर उनकी नीयत है और ये जो उनके उद्योगपति मानित उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं, लेकिन हरगिज़ ये हम होने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज के लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि भाई आप गुजरात के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर जिस तरह से जो संस्था जुड़ी हुई है उसको एक्टिव होकर उसके डॉक्यूमेंट, उसके पुरावे, उसको जो कुछ भी है उसको दुरुस्त करने चाहिए और जहाँ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो वक़फ़ के अंदर नोंदा ही नहीं है और वो प्रॉपर्टी है उसको वक़फ़ के अंदर नोंदा देनी चाहिए, ताकि ये जिस तरह से सरकार की जो नीयत है उसको हम डट के मुकाबला कर सकें। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से गुजरात सरकार में वक्फ ट्रिब्यूनल के मेंबर को लेकर जो मामला हुआ, हाईकोर्ट पहुंचा, अचानक ही सरकार ने, चूंकि ट्रिब्यूनल के अंदर ये रहता है कि 3 मेंबर हुआ करते हैं, 3 सदस्य ट्रिब्यूनल के, उसमें एक सदस्य वो होना चाहिए जो इस्लामी मामलों का जानकार हो। गुजरात सरकार ने उस पोस्ट को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, मैं वक़फ़ बोर्ड का मेंबर भी हूँ गुजरात के अंदर, और जब ये बिल 2024 वक़फ़ बोर्ड का जब आया उस वक्त समझो यहाँ पर ट्रिब्यूनल के जो जज जो जिनको जवाबदारी सौंपी थी अनवर शेख साहब को, उनको तात्कालिक हटा दिया गया। सरकार को मैंने पूछा क्यों हटा दिया गया, तो सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था, वो गोल गोल जवाब दे रही थी। लेकिन सरकार ने फिर ये बताया कि भाई ये जो नया बिल आया उसके अंदर ये पोस्ट हम हटा देना चाहते हैं, लेकिन सच में ये पोस्ट तो अभी इसका अमल हुआ नहीं है। ये बिल तो जो कमेटी के अंदर चर्चा में गया है, लेकिन गुजरात सरकार ने ये तात्कालिक जो ये थे ये वहाँ का पोस्ट हटा दी, और जिस तरह से अभी वक़फ़ के अंदर ये पोस्ट खाली है गुजरात के अंदर, तो बहुत से मसले अभी पेंडिंग है। तो इसी तरह जो सीओ की जगह जो है वो भी यहाँ पर खाली है, तो वो भी भरी नहीं है सरकार ने। तात्कालिक मैंने बोला कि पहले ये सब ये जगह भरो, ताकि जो वक़फ़ के इश्यू है गुजरात के अंदर मैं 2.5 साल से वक़फ़ बोर्ड नहीं होने के कारण बहुत से लोगों की पेंडिंग फरियादें वो सॉल्व हो नहीं रही है। तो अभी जब वक़फ़ बोर्ड बन गया है तो उसके अंदर ये जगहें खाली है, तो उसको तात्कालिक पहले सरकार को भर देनी चाहिए। मैंने विधानसभा के इस सत्र के अंदर 3 दिन का सत्र था, उसमें भी मैंने ये बात रखी कि भाई तात्कालिक ये जो भरो, तो हम जो दूसरी हमारी जो फरियादें जो लोगों की फरियादें उसको हम सॉल्व कर सकें।
लेकिन सरकार अभी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा करना चाहती नहीं है। अभी अब जब मीटिंग होगी तो मैं चौकस इसके अंदर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का भी मैं ध्यान देने वाला हूँ कि भाई ये वक़्फ़ के अंदर आपको तात्कालिक इसकी जो भी जगह है उसको भर देनी चाहिए। ये कार्यक्रम जिस तरीके से जो वक्फ के बारे में जो बिल लेकर के पार्लियामेंट में आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उस बिल को जेपीसी के समक्ष भेजा गया है। तो उसके लिए समाज के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर उसके उन मुद्दों को उजागर करने के लिए आज मीटिंग को रखा गया था। और यहाँ पर जो वकला हजरात मौजूद हैं, वो भी जो आज यहाँ से जब लोगों का राय मशवरा होगा, लोग अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, डिबेट होगी, और उस बात को लेकर के जो मामला बनेगा, जो उसका लब्ब लुबाब है, उसको जीपीसी के समक्ष भी पहुँचाने की कोशिश होगी। और जैसे आपको पता है कि मैंने भी एक सजेशन रखा कि यहाँ पर आज जो कुछ भी डिस्कशन होती है, उसके तमाम डिस्कशन के जो नोट्स हैं वो एक ठहराव के स्वरूप में 26 जो एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है और 14 हमारे जो है वो राज्यसभा में, 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आज जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी डिमांड है कि किस तरीके से वक्फ को बचाया जाए और इस बिल के सामने जो मसले पैदा हुए हैं तो उसको किस तरह उसका मुकाबला किया जाए, तो इस बातों को लेकर के वो हमारी बात वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। और ये बात कांग्रेस सहित जितने भी इंडिया गठबंधन के जो दीगर लीडर्स हैं उनके तक भी हमारी बात को पहुंचाते हुए इसका पुरजोश मामले में इसका मुखालफत हो और ये बिल किसी भी कीमत पे ये बिल पास ना हो पाए। क्योंकि ये एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं और जो दीगर जो तंजीम है, उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की, एक मेहनत की। उन लोगों ने नीतीश कुमार जी के पास भी जाकर के उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू के से भी मिले, वो चिराग पासवान जी से भी मिले और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको मिलकर के, क्योंकि ये जो सरकार है 240 ही इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये सरकार जो है इनकी बैसाखी पे चल रही है। और दूसरी जो पार्टी जो एनडीए के साथ इनके साथ है वो सेक्युलर पार्टी कही जाती है, तो उन पे जो एक अच्छा प्रेशर बनाने का जो काम जो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से इस बात को समाज ने पूरे हिंदुस्तान में उठाया है, तो मुझे पूरा यकीन भरोसा है कि बिल को मंजूर नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, दूसरा गुजरात सरकार ने चूंकि जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया और जेपीसी के पास भेज दिया गया है, लेकिन इसी बीच गुजरात सरकार ने उसी बिल से जुड़े हुए बिंदु को यहाँ पर लागू कर दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर 3 सदस्य हुआ करते थे। उसमें एक ये कहा गया था कि एक सदस्य जो होगा वो इस्लामिक जानकार होगा, इस्लामिक मामलों का जानकार होगा। लेकिन गुजरात सरकार ने इस्लामिक मामलों के जानकार वाली जो ट्रिब्यूनल के मेंबर की पोस्ट थी उसी को रद्द कर दिया है। अभी बिल पार्लियामेंट में ये मंजूर भी नहीं हुआ है, अभी बिल को तो जेपीसी के सामने भेजा गया है, लेकिन इसके अंदर जो अंदरूनी मामला जो था कि जिस तरीके से तीसरे जज की इन्होंने जो निमणूक की थी, तो उनके सामने नामदार हाईकोर्ट में कुछ एनजीओ और कुछ मुतवल्ली जो है वो उस बात को लेकर के गए थे कि जिस जज को आप लोगों ने रखा है उनके सामने क्रिमिनल केसेस हैं, और उसके ऊपर उस बात को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त उस दिन फटकार भी लगाई थी और सुओ मोटो उस केस को उसने चलाने की बात भी की थी। तो उसको तो अपनी फजीयती से बचने के लिए कि अपनी उनको लगे कि सरकार ने इसमें गलती नहीं की है इनको रखने में, तो आनंद पानंद में उन्होंने इस तरीके से बहाना बना करके अपनी गलती को छुपाने के लिए और हाईकोर्ट की जो फटकार है उससे बचने के लिए वो लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। बाकी अभी तो जब वो बिल पार्लियामेंट में अभी मंजूर ही नहीं हुआ है, वो बिल तो अभी जेपीसी के पास है, तो उस बिल के ऊपर उसको अमल करने की कोई बात पैदा होती ही नहीं है। लेकिन ये सरकार, अब जिस तरीके से जानते हैं कि सरकार हर तरीके से इनको वक्त की प्रॉपर्टीज को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कभी मुस्लिम समाज के हितैषी हो नहीं सकते। ये हमेशा जब भी कोई बात करते हैं, हमदर्दी की जब कभी बात बताते हैं, तो उसके पीछे जो इनका जहर है, जो इनकी मुखालफत है, जो इनका हमारे लिए एक विरोध है, वो बिल्कुल उसमें बना रहता है। लेकिन इस मतलब जिस ढंग से और जिस तरीके से जो उलमाए इकराम की भी मेहनत थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज ने एक तरफा मतदान किया और 65-70% से ज़्यादा मतदान किया। हम पॉलिटिकल तरीके से हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो चुके थे, हम लोग बिल्कुल समझ लो कि हमारी अहमियत खत्म हो गई थी। लेकिन एक तरफा मतदान करने से और हमारे मतदान के साथ साथ जब सेक्युलर हिंदू भाइयों को और गरीब पछातों का वोट मिला, तो इस सरकार को जो 400 की बात कर रही थी वो सरकार 240 पे आकर के पूरी होगी और एनडीए जो 292 तक, तो आज उसी का नतीजा है। तो आज अगर ये मुस्लिम समाज ने अगर अपनी बेदारी नहीं बताई होती
जो कोशिश मेहनत जो उलमा इकराम ने और हमारे एनजीओ ने नहीं की होती है। और